प्यारे बच्चों, हमारा अगला विषय है प्रारंभिक समाज। हमने अभी तक कई प्रकार के मानवों के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से मानव प्रारंभिक समय से कैसे कैसे उनका विकास हुआ और क्या क्या उन्होंने प्रगति की। अब उसके बाद ये जो प्रारंभिक समाज थे उनके बारे में, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, क्या करते थे, कौन कौन सी क्रियाएं करते थे, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करनी है। ये सब जानकारी हमें उनके भोजन प्राप्ति के तरीकों, उनके रहने के स्थानों या उनके द्वारा निर्माण किए गए औजारों और उनके द्वारा भाषा तथा कला के क्षेत्र में विकास किए गए कार्यों के द्वारा हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं उनके भोजन प्राप्त करने के तरीकों के बारे में कि वो भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते थे। आदि मानव जो अपना भोजन प्राप्त करते थे उसके लिए कई तरीके अपनाते थे, जिसके बारे में प्रमुख जो साधन है वो हमें पता लगते हैं संग्रहण के द्वारा, अपमार्जन, शिकार करके और मछली पकड़ के अपना भोजन प्राप्त करते थे। अब इन 4 तरीकों से वो अपना भोजन प्राप्त करते थे। इन चारों तरीकों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो अपना भोजन प्राप्त करते थे। सबसे पहला जो तरीका जिससे वो अपना भोजन जुटाते थे या प्राप्त करते थे वो है संग्रहण। संग्रहण का मतलब है इकट्ठा करना, संग्रहित करना, अलग अलग स्थानों से इकट्ठा करके उसको जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर लाना और फिर उससे भोजन प्राप्त करना। आदि मानव जो थे वो प्रकृति जीवी थे। प्रकृति जीवी का मतलब क्या है कि वो प्रकृति से मिलने वाली चीज़ें जो थी उनको एकत्रित करके उनसे अपना पेट भरते थे, अपनी भूख मिटाते थे। ठीक है। अब प्रकृति जीवी क्यों थे वो? क्योंकि उनको कृषि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ना ही वो कृषि कर सकते थे, क्योंकि वो तो यायावर जीवन व्यतीत करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे और कृषि अगर करेंगे तो कृषि के लिए उनको एक स्थान पर रुकना पड़ेगा। तो अभी तक उनको कृषि के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, वो कृषि से पूरी तरह से अपरिचित थे। और ना ही वो पशुपालन करते थे, वो तो पशुओं की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। पशुपालन के बारे में अभी उन्होंने सोचा नहीं था और ना ही वो पशुओं का पालन करते थे। तो अगर कृषि नहीं करते थे, पशुओं का पालन नहीं करते थे, तो वो भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो इसीलिए वो प्रकृति के ऊपर निर्भर थे और प्रकृति से मिलने वाले वस्तुओं से वो अपना पेट भरते थे या अपनी भूख मिटाते थे। ठीक है। तो अपना भोजन संग्रहण के द्वारा एकत्रित करते थे। संग्रहण में क्या क्या करते थे? जैसे पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ होते थे, जैसे बीज होते हैं, कोई भी फल है उनके बीज हैं, गुठलियाँ हैं, फल हैं, कंदमूल हैं, इन सब को वो एकत्रित करते थे और एकत्रित करके उसके पश्चात उसका भोजन करते थे। संग्रहण के बारे में ऐसे तो कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ हम अनुमान ही लगा सकते हैं क्योंकि उसके कोई प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं कि जैसे हड्डियों के जीवाश्म हमें काफ़ी संख्या में प्राप्त हैं, जहाँ वो रहते थे ना जिन स्थानों पर, वहाँ से हमें हड्डियों के जीवाश्म काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं, लेकिन पौधों के जीवाश्म हमें बहुत ही कम प्राप्त हुए हैं। पौधे समय के साथ साथ जैसे नष्ट हो गए, लेकिन हड्डियाँ उस समय की वहाँ पर सुरक्षित रखी हुई थी, तो उन हड्डियों के द्वारा हम जानकारी प्राप्त करते हैं। संग्रहण के द्वारा भोजन जुटाने का काम जो था वो स्त्रियों और बच्चों के द्वारा किया जाता था और जो शिकार करने का काम था वो पुरुषों के द्वारा किया जाता था, क्योंकि शिकार करने के लिए घरों से बहुत दूर निकल जाना पड़ता था, तो इसलिए ये काम पुरुष करते थे। और जो संग्रहण करने के लिए जैसे बीज, गुठलियाँ, फल और कंदमूल इत्यादि एकत्रित करने होते थे, वो काम स्त्रियों और बच्चों के द्वारा किए जाते थे। तो पहला उनका तरीका भोजन प्राप्ति का क्या था? संग्रहण। दूसरा है अपमार्जन। दूसरा तरीका भोजन प्राप्त करने का अपमार्जन। आदि मानव अपमार्जन या रसदखोरी के द्वारा अपना भोजन जुटाता था। अपमार्जन का अर्थ क्या है? त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना। और रसदखोरी का अर्थ क्या है? भोजन की तलाश करना या भोजन की भाल करना। भाल का मतलब होता है खोज। तो रसदखोरी से अभिप्राय भोजन की तलाश या भाल करना और अपमार्जन से अभिप्राय है त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना। आदि मानव उन जानवरों को जो या तो अपने आप मर जाते थे और या किसी हिंसक जानवर द्वारा मार दिए जाते थे,
वो क्या करते थे, उनकी लाशों से मांस और मज्जा प्राप्त कर लेते थे। उनकी सफाई करके, जो मरे हुए जानवर होते थे उनकी सफाई करके उनसे मांस और मज्जा प्राप्त कर लेते थे और उन्हें जहाँ पर वो रहते थे वहाँ ले आते थे। इसके अतिरिक्त वो और क्या चीज़ें, जैसे अंडे होते थे पशु पक्षियों के, या छोटे छोटे पक्षी होते थे, या सरीसृप जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेंगने वाले होते हैं, या चूहे और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़ों को भी खाते थे। समझ आ गया? अपमार्जन, अपमार्जन का मतलब है त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना। और किसकी करते थे वो सफाई? वो जानवर जो या तो अपने आप मर जाते थे और या किसी हिंसक जानवर द्वारा मार दिए जाते थे, उनकी लाशों से मांस और मज्जा प्राप्त करते थे। और इसके साथ साथ छोटे छोटे पक्षी, उनके अंडे, सरीसृप, चूहे और कीड़े मकोड़ों को भी खाते थे। तीसरा है शिकार द्वारा। तीसरा तरीका भोजन प्राप्त करने का उनका था शिकार करना। आदि मानव का भोजन प्राप्ति का एक प्रमुख साधन था शिकार करना। शिकार पुरुषों के द्वारा किया जाता था। वो शिकार करते हुए अपने निवास स्थान से काफ़ी दूर तक निकल जाते थे। छोटे छोटे पशुओं का शिकार तो स्वयं ही कर लेते थे, लेकिन अगर किसी बड़े पशु का शिकार करना होता था तो वो सम्मिलित रूप से मतलब कि कई पुरुष एकत्रित होकर झुंड में उसका शिकार करने के लिए जाते थे। इसका कारण ये था कि बड़े पशुओं का शिकार करने में उनको डर लगता था। उन्हें लगता था कि अगर अकेले शिकार करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि उस पशु के द्वारा वो मारे जाएंगे, तो इसलिए अपने मारे जाने की संभावना रहती थी उनको, इसलिए वो झुंड में या कई पुरुष एकत्रित होकर बड़े जानवर का शिकार करने के लिए जाते थे। वो जंगली घोड़ों, जंगली भैंसों, जिन्हें बाइसन कहा जाता था, गैंडों, रीछों और विशालकाय जानवरों, जिन्हें मैमथ कहा जाता था, का शिकार करते थे। किस किस का शिकार करते थे? जंगली घोड़ों का, जंगली भैंसों का, गैंडों, रीछों और विशालकाय जानवरों का। जंगली भैंसे जिन्हें बाइसन कहा जाता था, और गैंडे, रीछ और विशालकाय जानवर जिन्हें मैमथ कहा जाता था, उनका शिकार करते थे। इनका शिकार करने के लिए अब किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे? वो भालों और पत्थरों के द्वारा इनका शिकार करते थे। कुछ समय के बाद आदि मानव ने शिकार में अपने साथ कुत्तों का सहयोग लेना भी आरंभ कर दिया था। योजनाबद्ध ढंग के द्वारा जानवरों का शिकार और उनका वध करना आदि मानव के द्वारा, उसके उदाहरण हमें 2 स्थानों पर मिले हैं। पहले तो 5 लाख वर्ष पूर्व दक्षिण इंग्लैंड में बॉक्सग्रोव नामक स्थान से, और दूसरा 4 लाख वर्ष पूर्व जर्मनी में शोनिंजन नामक स्थान से इसके उदाहरण हमें प्राप्त हुए हैं या साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। 35,000 वर्ष पूर्व आदि मानव द्वारा योजनाबद्ध ढंग से शिकार करने के कुछ साक्ष्य या सबूत हमें यूरोपीय खोज स्थलों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक है चेक गणराज्य में नदी के पास स्थित दोल्नी वेस्तोनाइस नामक स्थान। इस स्थान को कहा जाता है कि बहुत सोच समझकर चुना गया था, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जानवर पानी पीने के लिए आते थे। नदी थी ना, तो नदी के पास जानवर पानी पीने के लिए आते थे। इसके अतिरिक्त घोड़े और रेंडियर नामक जानवरों के झुंड पतझड़ और वसंत के मौसम में नदी के उस पार जाते थे। जैसे स्थान परिवर्तन करते हैं कुछ समय के पश्चात, तो वसंत और पतझड़ के मौसम में नदी के उस पार घोड़े और रेंडियर आदि जानवर जाते थे। तो इस अवसर पर भारी मात्रा में बड़े जानवरों का शिकार करना संभव हो सकता था। तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि एक तो उनको जानवरों के आने जाने का पता था कि कब जानवर आते हैं, कब जाते हैं, कब पानी पीने के लिए आते हैं, कौन कौन से जानवर यहाँ आते हैं, इसकी उन्हें पूर्ण जानकारी थी। तो इस जानकारी का लाभ उठाकर वो यहाँ पर पशुओं का शिकार करते थे योजनाबद्ध ढंग से। पहले पूरी योजना बनाते थे कि इस समय हमने जाना है और उन जानवरों की हमने शिकार करना है। आदि मानव जिन जानवरों का शिकार करता था उन्हें पहले घेरे में ले लेता था। मतलब सारे जो पुरुष जाते थे शिकार करने के लिए, तो वो जानवर को चारों तरफ से घेर लेते थे। और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा विशालकाय पशु बीमारी की हालत में या घायल अवस्था में मिल जाता था, तो उसे पानी की तरफ भगाकर पानी में या बर्फ में फंसाकर आसानी से मार देते थे। जिस जानवर का वो शिकार करते थे, अगर तो वो छोटा होता था
तब तो उसको गुफा में लाकर खा लिया जाता था, क्योंकि उसको उस स्थान से गुफा तक उठाकर लाना आसान होता था और उसे गुफा में ले आते थे और वहाँ पर आकर खाते थे। लेकिन यदि दूसरी तरफ जानवर बहुत ही विशालकाय होता था और उसको गुफा तक लाना संभव नहीं होता था, तो वो क्या करते थे कि उसके धड़ को वहीं खा लेते थे। धड़ जो शरीर का हिस्सा था, भारी शरीर को इतनी दूर तक लाना आसान नहीं था, तो इसलिए वो सब वहीं मिलकर उसको खा लिया करते थे। और जो शेष भाग होता था, जो छोटे अंग होते थे, उनको काटकर गुफा में ले आते थे। अब इस बात का हमें कैसे पता लगता है? हमारे पास कोई लिखित तो है नहीं कि वो बड़े जानवर का धड़ वहीं खा लेते थे और छोटे भागों को काट कर ले आते थे। तो इस बात का अनुमान हमने कैसे लगाया? हमें कैसे पता लगता है कि विशाल जानवर का वो कैसे उपयोग करते थे? तो हमें जहाँ जिन स्थानों पर वो रहते थे, या गुफाओं में या झोंपड़ियों में, हमें मृत पशुओं के लघु अंगों की हड्डियां ही प्राप्त हुई हैं। मतलब जो उनके शरीर के छोटे भाग थे, उनकी हड्डियां ही हमें प्राप्त हुई हैं गुफाओं में या झोंपड़ियों में या जिन स्थानों पर वो रहते थे। जबकि उनके शरीर की जो धड़ की हड्डियां, जैसे रीढ़ की हड्डी और पसलियां हैं, वो बहुत ही कम मात्रा में हमें प्राप्त हुई हैं। तो इससे हमने अनुमान लगाया कि धड़ को वो वहीं पर खा लिया करते थे और छोटे भागों को या छोटे अंगों को काटकर अपने निवास स्थलों पर ले आते थे। इसके अतिरिक्त वो क्या करते थे कि जिन पशुओं को उन्होंने मारा होता था, उनकी खालों की सफाई करके उनको धूप में सुखा लेता था, ताकि उसको पहनने या बिछाने का काम ले सके। ये है शिकार कि किस प्रकार से वो शिकार करते थे। आपको बताया कि शिकार पुरुषों के द्वारा किया जाता था। पुरुष शिकार करते करते अपने निवास से बहुत दूर चल जाते थे। छोटे पशुओं का शिकार स्वयं कर लेते थे। बड़े पशुओं का शिकार करने के लिए वो झुंड में जाते थे और योजनाबद्ध ढंग से शिकार करते थे। बड़े जानवरों को मारने के लिए उनको बर्फ़ या पानी में फंसाकर उसको मार दिया जाता था। शरीर के बड़े हिस्से को वहीं खा लेते थे। छोटे अंगों को काटकर अपने गुफाओं या झोंपड़ियों में ले आते थे, जहाँ पर उनको खाया जाता था। फिर चौथा तरीका कौन सा उनका? मछली पकड़ना। मछली पकड़ना भी आदि मानव का भोजन प्राप्त करने का एक तरीका था। वे नदियों और तालाबों से हाथ के द्वारा ही मछली को पकड़ लिया करते थे। वो इतने निपुण थे, उनको पता लग जाता था कि वो कैसे उनको पकड़ेंगे, तो हाथ से भी मछली को पकड़ लिया करते थे। लेकिन इसके अतिरिक्त भी उनके पास साधन थे। जैसे छोटी मछली को पकड़ने के लिए वो कांटे का प्रयोग करते थे और बड़ी मछली को पकड़ने के लिए हार्पून का प्रयोग किया करते थे। तो इस तरह से कौन कौन से तरीके थे जिससे वो अपना भोजन प्राप्त करते थे? 4 तरीके थे जिन तरीकों के द्वारा वो अपना भोजन प्राप्त करते थे: संग्रहण, अपमार्जन, शिकार और मछली पकड़ के। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद एक अगला टॉपिक है आपका आदि मानव का निवास स्थान। आदि मानव कहाँ रहता था, कहाँ निवास करता था, कैसे उसने धीरे धीरे गुफाओं में और झोंपड़ियों में रहना आरंभ किया। ठीक है। आदि मानव ने पेड़ों और गुफाओं तक और फिर उसके बाद खुले स्थानों पर किस प्रकार से अपना इतना लंबा सफ़र तय किया, इसके लिए हमें उस समय के साक्ष्य मिले हैं, उसके द्वारा हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो है, हमें किससे पता लगता है कि उनके द्वारा बनाई गई शिल्प कृतियाँ, जो हाथ के द्वारा उन्होंने वस्तुएं बनाई थी, उनका फैलाव कहाँ कहाँ था, वहाँ तक देखकर हम पता लगाते हैं कि मानव का निवास स्थल कहाँ था। शिल्प कृतियाँ मतलब मानव निर्मित वस्तुएं जो मानव अपने हाथ के द्वारा बनाता है। इसमें बहुत सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, जैसे औजार होते हैं जो शिकार करने के लिए या अन्य कार्यों के लिए उन्होंने बनाए होते हैं, चित्रकारियाँ उनके द्वारा की गई, मूर्तियाँ और उत्कीर्ण चित्र। हमें केन्या में किलोम्बे नामक स्थान पर और ओलो जैसाइली नामक स्थान पर भारी मात्रा में शल्क उपकरण और हस्तकुठार मिले हैं। अनुमान लगाया गया है कि ये वस्तुएं 7 लाख से 5 लाख वर्ष पुरानी हैं। अब इस बारे में बड़ी हैरानी होती है कि इतने सारे औजार एक स्थान पर किस प्रकार से इकट्ठे हुए। क्या वहाँ पर वो औजार बनाते थे या कुछ और कारण था जिससे एक स्थान पर इतने सारे औजार हमें प्राप्त हुए? तो ये अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि खाद्य प्राप्ति के यहाँ पर काफ़ी मात्रा में साधन उपलब्ध होंगे। इसके लिए वो यहाँ पर बार बार आते होंगे खाद्य
पदार्थों की प्राप्ति के लिए, और जब वापस जाते थे तो इन क्षेत्रों में वो अपनी शिल्पकृतियाँ छोड़ जाते थे, मतलब जो उनके औजार इत्यादि होते थे वो यहाँ छोड़ जाते होंगे। इसलिए यहाँ पर हमें भारी मात्रा में शिल्पकृतियाँ प्राप्त हुई हैं या औजार प्राप्त हुए हैं, और जहाँ वो कम जाते थे वहाँ पर हमें कम मात्रा में शिल्पकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। तो इसलिए जहाँ पर हमें ज़्यादा शिल्पकृतियाँ या औजार इत्यादि प्राप्त हुए हैं तो वहाँ पर वो अपना निवास स्थान बनाते होंगे। तो इसके बारे में हमें पता लगा कि सबसे पहले कहाँ रहते थे वो? पेड़ों पर। पहला निवास स्थल उनका क्या है? पेड़। प्रारंभ में आदि मानव पेड़ों पर रहता था, ज़्यादातर समय अपना पेड़ों पर ही व्यतीत करता था। क्यों? पेड़ों पर क्यों रहता था वो? एक तो वो जानवरों की तरह रहता था, 4 पैरों पर चलता था, पेड़ों पर उसको अपना भोजन आसानी से उपलब्ध हो जाता था, उसको इधर उधर तलाश करने की या भटकने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि पेड़ों से उसे फल, कंदमूल, पक्षी और उनके अंडे भारी मात्रा में प्राप्त हो जाते थे। पेड़ों पे जैसे फल लगे होते हैं, कंदमूल हैं नीचे, पेड़ों के नीचे पक्षी रहते हैं पेड़ों पर, और उनके अंडे इत्यादि उनके घोंसलों में होते थे। तो ये चीज़ें उन्हें बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती थी, इसलिए वो पेड़ों पर ही अपना निवास स्थान बनाते थे, इधर उधर भटकते नहीं थे। लेकिन पेड़ों पर रहकर उन्हें कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता था, जैसे पेड़ों पर बंदर, लंगूर और तेंदुए आदि भी रहते थे। तो इन जानवरों से उनको खतरा रहता था, इनसे अपनी सुरक्षा करना उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसके अतिरिक्त खुले में पेड़ों में रहने पर उनको भयंकर तूफानों से भी डर लगता था और भयंकर शीत से भी अपना बचाव करना पड़ता था। तो ये उसके लिए कुछ परेशानियां थी, लेकिन फिर भी इन परेशानियों के रहते भी वो अपना अधिकतर समय पेड़ों पर ही व्यतीत करते थे। फिर दूसरा है गुफाएं। पेड़ों पर मिलने वाली परेशानियों या पेश आने वाली परेशानियों से बचने के लिए कहा जाता है कि लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व आदि मानव ने गुफाओं में अपना निवास स्थान बना लिया था। गुफाओं को उसने अपना निवास स्थान बनाया। यहाँ रहने से उसको बहुत से लाभ हुए। क्या क्या लाभ हुए? पहला लाभ तो ये हुआ कि गुफाओं में अब भयंकर जानवरों से अपने आप को सुरक्षित रख सका, क्योंकि गुफाओं में अब वो जानवर नहीं आ सकते थे। पेड़ों पर उसको जानवर से डर लगता था, लेकिन अब गुफाओं में वो अपने आप को सुरक्षित समझने लगा। दूसरा, गुफाओं में उसे भयंकर तूफानों और शीत का सामना नहीं करना पड़ा। गुफाएं बंद होती थी तो ना तो उनको भयंकर तूफानों का सामना करना पड़ता था और शीत से भी उनका बचाव हो जाता था। और तीसरा, गुफाओं की दीवारों से पानी रिसता रहता था, तो इसलिए अब उन्हें पानी के लिए भी किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाना पड़ता था। उसकी पीने के पानी की कमी वहीं पर पूरी हो जाती थी। आदि मानव ने गुफाओं में जो निवास करना शुरू किया, उसके बारे में हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है दक्षिण फ्रांस में लैज़रेट गुफा। इस गुफा का आकार 12 गुना 4 मीटर है। इसके अंदर से हमें 2 चूल्हे, फल, सब्जियां, बीज, काष्ठ फल जो नट्स होते हैं, पक्षियों के अंडे, मछलियां जैसे ट्राउट, पर्च, कार्प आदि के साक्ष्य या सबूत मिले हैं। तो मनुष्य ने पेड़ों के पश्चात गुफाओं में अपना निवास स्थान बनाया और यहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ। फिर उसके बाद उसने झोंपड़ियाँ बनानी आरंभ कर दी। पहले पेड़ों पर रहा, फिर गुफाओं में उसने आश्रय लिया, लेकिन अब उसने झोंपड़ियाँ बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता चला गया, वैसे वैसे उसके निवास स्थानों में भी परिवर्तन आता चला गया। आदि मानव ने लगभग 1,25,000 वर्ष पूर्व झोंपड़ियों का निर्माण करना आरंभ कर दिया। ये उसका प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अब जब उसने स्थायी निवास करना शुरू कर दिया, झोंपड़ियों में रहना शुरू कर दिया, तो उसने कृषि करना भी आरंभ कर दिया। और इसको दोनों तरह से ले सकते हैं कि उसने झोंपड़ियों में निवास करना शुरू किया तो उसने कृषि करनी आरंभ कर दी, और या ऐसे भी ले सकते हैं कि उसने कृषि करनी आरंभ कर दी तो इसलिए उसको स्थायी निवास करने की आवश्यकता महसूस हुई। उसने झोंपड़ियों का निर्माण करके वहाँ स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। आदि मानव ने जो झोंपड़ियों का निर्माण किया, उसके साक्ष्य या सबूत हमें दक्षिणी फ्रांस में मिले हैं। वहाँ पर स्थित 13 अमाटा नामक झोंपड़ी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है।
उसके द्वारा हमें पता लगता है कि उसने झोंपड़ियों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। ये झोंपड़ी घास फूस से बनाई गई थी, इसकी छत लकड़ी की थी और इस झोंपड़ी के किनारों को सहारा देने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया था। इसके फर्श पर कुछ छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए मिले हैं। वो दिखाते हैं या दर्शाते हैं या हम अनुमान लगाते हैं कि शायद यहाँ बैठकर वे लोग पत्थर के औजार बनाते थे। वो औजार जिनसे वो शिकार करते थे या अपना भोजन तैयार करते थे या कृषि करते थे, जो भी काम उससे करते थे वो औजार यहाँ पर बैठकर बनाते थे। और यहाँ से हमें चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। इन झोंपड़ियों में हमें चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं कि उन्होंने आग का भी आविष्कार कर लिया। पिछली क्लासों में बच्चों से मैंने झोंपड़ियाँ बनवाई थी, टेरा माटा जैसे झोंपड़ियाँ आदि मानव बनाते थे, तो ऐसे ही उन बच्चों से भी बनवाई थी। लेकिन अब लॉकडाउन के कारण क्लासें ऑनलाइन ही लग रही हैं, तो अब आपसे अभी नहीं बनवा सकते, लेकिन अगर कुछ समय पश्चात स्कूल खुल जाते हैं तो फिर हम बनाएंगे। क्योंकि इसके बनाने से क्या होता है कि थोड़ा सा हमारे को पता लगता है कि वो लोग किस तरह से बनाते थे और थोड़ा सा हमारा जो सब्जेक्ट है उससे थोड़ा सा हमें एक इंटरेस्टिंग या मनोरंजक कार्य करने को मिलता है। तो पे बच्चों ने भी बहुत अच्छे ढंग से झोंपड़ियाँ बनाई थी, वो आपको मैं दिखाऊंगी कि किस प्रकार से उन्होंने बनाई थी झोंपड़ियाँ, और उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद है अग्नि। अग्नि के आविष्कार के कारण आदि मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। मतलब अग्नि से उसके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। कब हुआ इसका आविष्कार, इसके बारे में हमारे पास कोई स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन इसके जो साक्ष्य हैं या सबूत हैं हमें केन्या के चेसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका के स्वाट ट्रांस नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के अंश प्राप्त हुए हैं, जो 14 लाख वर्ष पुराने हैं। इन वस्तुओं में आग किस प्रकार लगी इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन अग्नि के आविष्कार से मानव को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। कौन कौन से लाभ हुए, उसके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आए। सबसे पहला, आग से जंगली जानवरों को डर लगता था, तो अब आदि मानव ने क्या किया, अपनी गुफाओं को प्रज्वलित रखना शुरू कर दिया। मतलब अपनी गुफाओं के मुख पर या द्वार पर उन्होंने अग्नि जलाना आरंभ कर दिया, जिससे क्या हुआ, जंगली जानवर जो आग से डरते थे उनकी गुफाओं के नज़दीक नहीं आते थे, तो इसलिए वो जंगली जानवरों से अपने आप को सुरक्षित रख सके। ठीक है। दूसरा, अग्नि की सहायता से आदि मानव भयंकर शीत से अपना बचाव कर सके। पहले उनको पेड़ों पर गुफाओं में ठंड लगती थी, लेकिन अब उन्होंने अग्नि जलाना शुरू कर दिया, गुफाओं को गर्म करना शुरू कर दिया। इस अग्नि से गुफाएं उनकी गर्म रहने लगी, जिससे अब उनको शीत से बचाव सुगम हो गया या आसानी होगी शीत से अपना बचाव करने में। तीसरा है, गुफाओं के अंदर अंधेरा रहता था। गुफाएं काफ़ी अंदर तक होती थी, अंदर गुफाओं में जाते हुए अंधेरा, रोशनी का कोई साधन नहीं था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। लेकिन अब अग्नि के द्वारा वहाँ पर प्रकाश या रोशनी करना आसान हो गया, गुफाओं को भी रोशन कर सके। चौथा, अग्नि की सहायता से भोजन पकाना आसान हो गया। पहले आदि मानव भोजन कैसा करते थे, कच्चा ही भोजन करते थे। फल, अंडे, बीज, पशु पक्षी, मांस, जो भी चीज़ था उसको कच्चा ही खाते थे। लेकिन अब अग्नि के द्वारा उनको ये सब चीज़ें पकाकर खाना संभव हुआ और पके हुए भोजन का स्वाद उनको कच्चे भोजन की अपेक्षा अधिक अच्छा लगने लगा। चूल्हों के प्रयोग के बारे में हमारे पास जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या जो हमें सबूत मिले हैं वो 1,25,000 वर्ष पूर्व के हैं कि उन्होंने चूल्हों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। चूल्हों के प्रयोग के बारे में कहा जाता है कि चूल्हों के उपयोग से क्या लाभ हुआ कि चूल्हों के द्वारा वे लोग अपने अग्नि का सही ढंग से प्रयोग करना सीख सके। खुले में आग लगाने से क्या होता है, खुले में अग्नि जलाई तो वो अग्नि जो है वो इधर उधर फैल सकती थी, उसका डर रहता था। लेकिन चूल्हों में उन्होंने अग्नि को एक सीमित जगह पर जलाना सीख लिया था।
पांचवा, इससे क्या लाभ हुआ कि अग्नि के द्वारा औजारों के निर्माण में भी काफ़ी मदद मिली। औजारों से उनकी नोक को ज़्यादा अच्छा बना सके या उनको इधर उधर मोड़कर जिस ढंग से बनाना चाहते थे, अपने औजार बनाने में उनको काफ़ी मदद हुई। छठा क्या हुआ कि गुफाओं में जहाँ पहले अंधेरा रहता था, अब रोशनी होने लग गई अग्नि के द्वारा। तो जैसे पहले वो गुफाओं में रहते थे, अंधेरे में रहते थे, तो उनका जो बाकी का समय था, दिन का समय, तो उनका अपना भोजन प्राप्त करने में, भोजन पकाने में, अन्य काम करने में, और जब रात हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था, तो वो क्या करते थे कि खाली सो जाते थे या उनके पास कुछ करने को नहीं होता था। अब जब रोशनी होने लगी तो अब उनको जो खाली समय था उसको व्यतीत करना कि किस प्रकार से करें, तो उन्होंने चित्रकारी करना शुरू कर दिया। जो गुफाएं थी, गुफाओं की दीवारों और छतों पर उन्होंने सुंदर सुंदर चित्रकारियां बनानी शुरू कर दी। जो प्राकृतिक चीज़ें थी, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे या पशु पक्षी, वृक्ष, नदी, इनके उन्होंने सुंदर सुंदर चित्र बनाने शुरू कर दिए। और कहा जाता है कि ये चित्र इन्होंने बनाए, इनमें जो रंग भरे, वो देखकर आज भी ऐसा लगता ही नहीं कि वो इतनी पुरानी चित्रकारियां हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आज ही उनको किसी ने किया हो। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है भाषा और कला, कि उन्होंने भाषा और कला का किस प्रकार से विकास किया। उनकी प्रगति की राह में ये जो भाषा और कला का विकास था वो बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हुआ। भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी सही ढंग से नहीं है। इसकी जो प्रगति थी उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी, बहुत ज़्यादा उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए भाषा के विकास से। भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, इसके संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। विद्वानों में या इतिहासकारों में इसमें विभिन्नताएं हैं। उनका कहना है कि होमिनिड भाषा में हाव भाव या हाथों का संचालन सम्मिलित था। मतलब होमिनिड मानव जो थे वो किस प्रकार से बातचीत करते थे, अपने हाव भाव के द्वारा या अपने हाथों के संचालन से, उनकी हाथों की जो मूवमेंट थी उसके द्वारा वो अपनी बातों को एक दूसरे को समझाते थे। दूसरा तरीका क्या था, उच्चारित भाषा से पहले गुनगुनाने का प्रचलन शुरू हुआ। जैसे पहले शब्द नहीं बोले जाते थे, बल्कि मुंह से कई तरह की आवाजें निकालना, जिसे हम गुनगुनाना या गुं गुं या कुछ जिस तरह से आवाजें निकालते हैं, उससे उन्होंने अपनी बात एक दूसरे को समझाना शुरू किया। तीसरा, भाषा का आरंभ बुलावों की क्रिया से हुआ, जैसा कि प्राइमेट जो थे उनके समय में किया जाता था। जैसे मुंह से तरह तरह की ध्वनियां निकालते थे, तरह तरह से उनको समझाया जाता था अपनी बात को। धीरे धीरे इन ध्वनियों ने भाषा का रूप ले लिया। बोलने वाली भाषा का आरंभ कब हुआ, इसके बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार भाषा का विकास 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, और कुछ विद्वानों के अनुसार भाषा का विकास 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। भाषा का विकास संभवतः आधुनिक मानव से संबंधित है। कुछ विद्वानों के अनुसार भाषा का विकास 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व हुआ था, जबकि कला का विकास आरंभ हुआ जब मनुष्य ने अपने विचार अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रकट करने शुरू किए। भाषा के विकास से मानव को शिकार करने में और आश्चर्य बनाने में बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। कैसे? सबसे पहले हम देखेंगे शिकार करने में उसको क्या लाभ हुआ। तो भाषा का प्रयोग करके शिकार करने में उसको अनेक प्रकार से लाभ हुआ। जैसे अब वे सब आपस में मिलकर शिकार करने की योजना बना सकते थे, एक दूसरे को अपनी बात समझा सकते थे कि किस प्रकार से हम शिकार करेंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, किधर से जाना है, किधर से उसको आक्रमण करना है, मतलब वो योजना बना सके। दूसरा, वो जानवरों के क्षेत्रों संबंधी जानकारी प्राप्त कर सके, आपस में बातचीत करके कि कहाँ पर कौन सा जानवर मिलेगा, किस समय मिलेगा, कौन से मौसम में मिलेगा, कैसे जानवर वहाँ पर आते हैं, इसके बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सके। जानवरों की प्रकृति पर विचार विमर्श कर सके कि जानवर हिंसक है या शांत है,
या किस प्रकार की उनकी प्रगति है, इसके बारे में भी आपसी विचार विमर्श कर सके, भाषा के द्वारा एक दूसरे को समझा सके। और चौथा, वे शिकार के लिए आवश्यक औजारों पर विचार कर सके कि इन जानवरों के शिकार के लिए हमें कौन कौन से औजार लेके जाने चाहिए, किस प्रकार से उनके औजारों से आक्रमण करना चाहिए, इसके ऊपर भी वो विचार कर सके। और मारे गए जानवर के उपयोग के संबंध में भी चर्चा कर सके। जैसे आपको पीछे बताया था कि जब बड़े जानवर मारे जाते थे तो क्या करते थे कि उसका धड़ वहीं खा लेते थे और छोटे हिस्सों को अपने निवास स्थलों पर ले आते थे, या छोटा जानवर था उसको अपने निवास स्थल पर ले आते थे। तो इसके संबंध में भी वो आपस में विचार कर सके या इस पर चर्चा कर सके। दूसरे, आशय बनाने में भाषा किस प्रकार से सहायक हुई। तो आशय बनाने के लिए वो सुरक्षित क्षेत्रों पर चर्चा कर सकते थे, एक दूसरे से ये विचार विमर्श कर सकते थे कि कौन से क्षेत्र सुरक्षित हैं जहाँ पर वो अपना आशय बनाएं। आशय मतलब निवास स्थल। दूसरा, वे आशय बनाने के लिए उपलब्ध सामग्री का विचार विमर्श कर सकते थे या उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते थे। जैसे आपको पीछे बताया था कि झोंपड़ियाँ उन्होंने बनाई थी, घास फूस की थी, लकड़ी और पत्थरों के द्वारा निर्माण किया गया था। तो इस सामग्री के ऊपर भी वो आपसे विचार विमर्श कर सकते थे। तीसरा, वे आशय बनाने के तरीकों के संबंध में चर्चा कर सकते थे कि किस प्रकार से आशय को बनाया जाए। चौथा, वे आश्रय स्थल के निकट उपलब्ध सुविधाओं पर विचार विमर्श कर सकते थे कि वहाँ पर पानी प्राप्त हो जाएगा, कृषि कर सकते हैं, खाने के लिए कंदमूल, फल इत्यादि प्राप्त हो जाएंगे, जंगली जानवर मिल जाएंगे, क्या क्या सुविधा होगी, इसके ऊपर भी वो जानकारी प्राप्त कर सकते थे अपने आपस में एक दूसरे से बातचीत करके। पांचवा, वे आश्रय स्थल को जंगली जानवरों और समुद्री तूफानों से सुरक्षित रखने के बारे में भी विचार कर सकते थे कि जहाँ पर वो रहेंगे वहाँ पर जंगली जानवरों का कोई खतरा तो नहीं है, या भयंकर तूफान जो आते हैं उनसे उनके निवास स्थल या आश्रय स्थल को कोई नुकसान तो नहीं होगा। इसके ऊपर भी वो पूरी जानकारी एक दूसरे से विचार विमर्श करके प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, ये हो गए भाषा के विकास से शिकार और आश्रय के लिए उनको क्या सहायता मिली। फिर है कला। आदि मानव ने कला में विशेष दिलचस्पी दिखाई अपनी। उसने चित्रकला और मूर्ति कला के क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। चित्रकला पहले पढ़ेंगे हम। आदि मानव अपने प्रतिदिन के जीवन में जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता था उनका वो अपने चित्रकला में प्रयोग करता था। जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदियाँ, इन सब से प्रभावित होकर उसने इनके चित्र बनाए। इसके अतिरिक्त क्योंकि वो शिकार करता था तो उसने शिकार से संबंधित भी बहुत से चित्र बनाए, और ये चित्र उसने कहाँ बनाए? गुफाओं की दीवारों और छतों पर बनाए। इनमें से स्पेन में स्थित अल्टामिरा और फ्रांस में लेस्कॉक्स और चाउवेट नामक गुफाएं जहां पर इनके द्वारा बनाए गए चित्र प्राप्त हुए हैं। अल्टामिरा गुफा की खोज 1879 ईस्वी में मार्सिलिनो सैंज दी साउतुओला और उसकी पुत्री मारिया ने की थी। इस गुफा से हमें बहुत से चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चित्र एक जंगली भैंसे का है। 1994 ईस्वी में 1994 ईस्वी में लेस्कॉक्स और चाउवेट गुफाओं की खोज हुई थी। यहाँ से हमें बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र प्राप्त हुए हैं। ज़्यादातर इनमें से हमें जंगली बैलों, पहाड़ी बकरों, मैमथों, हिरणों, गैंडों, घोड़ों, लक्कड़बगों, उल्लुओं, शेरों, चीतों और भालुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों में उन्होंने विशेषकर 4 रंगों का ही प्रयोग किया है। कौन कौन से 4 रंग थे जिनका उन्होंने प्रयोग किया है? काला, लाल, पीला और सफ़ेद। ये चित्र लगभग 30,000 से 12,000 वर्ष पूर्व बनाए गए थे। इनमें से अधिकांश चित्र शिकार से संबंधित हैं। तो अब ये पूछते हैं अधिकतर विद्वान कि इससे संबंधित, शिकार से संबंधित चित्र क्यों बनाए गए हैं। इन चित्रों को ज़्यादातर उन स्थानों पर बनाया गया जहाँ पर अंधेरा होता था। इनमें शिकार के जानवरों के साथ केवल पुरुषों को ही दिखाया गया, स्त्रियों को नहीं दिखाया गया। इसके बारे में विद्वानों में बहुत से मतभेद हैं।
कुछ विद्वानों का कहना है कि इन चित्रों का वास्तविक उद्देश्य धार्मिक था। कुछ का ये कहना है कि वो ये चित्र इसलिए बनाते थे ताकि अपनी आने वाली पीढ़ियों को शिकार के संबंध में जानकारी दे सकें, और कुछ का ये कहना है कि वो इन चित्रों को इसलिए बनाते थे ताकि इन गुफाओं को सुंदर बना सके। जिन गुफाओं में वो रहते हैं अपना खाली समय व्यतीत करें और इन गुफाओं को सुंदर बना सकें, इसलिए वो इसको बनाते थे। फिर दूसरा है मूर्तिकला। आदि मानव ने छोटे आकार की कुछ मूर्तियां भी बनाई थी, जिनमें से मानवों और जानवरों की मूर्तियां थी। कुछ मूर्तियां स्त्रियों से संबंधित थी। कहा जाता है कि उन्होंने स्त्री की मूर्ति इसलिए बनाई क्योंकि वो जनन शक्ति का स्रोत समझते थे, और जो ये स्त्रियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं इनको वीनस देवी के नाम से जाना जाता है। ये हो गए हमारे सारे विषय इस चैप्टर के। अब एक टॉपिक हमारा या एक विषय बचा है जिसे हाजा जनसमूह के नाम से हम जानते हैं। जो जितने भी आदि मानव थे उनके बारे में जब जानकारी प्राप्त की तो अनेक जो उस समय समूह थे, झुंड थे, उनमें से एक झुंड हाजा जनसमूह था जिसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि वो कहाँ रहते थे, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो ये विशेष तौर पर हमने पढ़ना है। अब ये है हाजा जनसमूह के बारे में आपको बताती हूँ मैं। प्रसिद्ध मानव विज्ञानी जेम्स वुडबर्न, उसने 1960 ईस्वी में अफ्रीका के एक प्रसिद्ध जनसमूह जिसको हाजा जनसमूह के नाम से जाना जाता है उसके ऊपर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। उसने बताया कि हाजा जनसमूह एक लघु समूह है। लघु मतलब छोटा समूह है, जो कि खारे पानी की झील जिसका नाम लेक यासी है उसके आसपास रहते हैं। वो शिकारी और खाद्य संग्रहक हैं। शिकारी मतलब शिकार करते हैं पशुओं का, और खाद्य संग्रहक मतलब अपने खाने का सामान जो है वो संग्रहण के द्वारा प्राप्त करते हैं। उन्होंने बताया कि पूर्वी हाजा का क्षेत्र सूखा और चट्टानी है, मतलब वहाँ पे सूखा, ज़्यादा पानी नहीं है और चट्टाने हैं, तो वहाँ का क्षेत्र कैसा है, सूखा और चट्टानी है। यहाँ सवाना घास, कांटेदार झाड़ियाँ और एकासिया नामक पेड़ भारी मात्रा में पाए जाते हैं। क्या क्या मिलता है, सवाना घास, कांटेदार झाड़ियाँ और एकासिया नामक पेड़, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भारी मात्रा में खाने के पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। जंगली जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। उनके अनुसार प्रारंभ में हाजा में भारी मात्रा में जानवर पाए जाते थे। प्रारंभ मतलब 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में वहाँ पर भारी मात्रा में जानवर पाए जाते थे, जिनमें बड़े जानवरों में हाथी, शेर, भैंसे, हिरन, लक्कड़बग्गे, गैंडे, चिंकारा, तेंदुआ, बबून, वाटरबक, बंदर, जिराफ, जेब्रा और मसेदार सूअर, ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते थे। और इसके अतिरिक्त छोटे जानवर भी पाए जाते थे। तो छोटे जानवरों में कौन कौन से थे उस समय, खरगोश, गीदड़ और कछुए। हाजा लोग हाथी को छोड़कर अन्य सभी जानवरों का शिकार करते थे और उसका मांस खाते थे। लेकिन वो कहते हैं कि ये बात भी याद रखने के योग्य है कि विश्व में सबसे ज़्यादा मांस खाते थे कौन, हाजा लोग विश्व में सबसे ज़्यादा मांस खाते थे। लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखते थे कि भविष्य में शिकार को कोई भी खतरा ना हो, कि ये ना हो कि हम पशुओं का शिकार करके सारे जानवरों को ख़त्म कर दें और आने वाली पीढ़ियों के लिए शिकारी पशु बचे ही ना। तो वो इस बात का भी ध्यान, मतलब इससे क्या समझाते हैं कि वो ये नहीं था कि जैसे उन्होंने शिकार पे गए हैं तो अगर 10 जानवर मिले तो 10 जानवरों को ही मार दिया, चाहे खाना उनको एक ही जानवर को हो, और 10 जानवरों की हत्या उन्होंने कर नहीं। उनको जितनी जरूरत होती थी उतने ही जानवरों का शिकार करते थे। उनको ये ख्याल था कि आने वाली पीढ़ियों के लिए शिकारी पशुओं की कमी ना हो, ठीक है। अब वो बताते हैं कि साधारण दर्शकों को, साधारण दर्शक कौन है, एक तो वो वहाँ के रहने वाले हैं जो हाजा जनसमूह के लोग हैं। एक साधारण दर्शक कि जैसे हम हैं, अगर हम वहाँ पर जाते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त, जैसे वुडबर्न है वो गए और उन्होंने उनकी जानकारी प्राप्त की, अगर हम भी चाहें जानकारी प्राप्त करना, हम वहाँ जाएं तो हमारे लिए हम आएंगे साधारण दर्शक, ठीक है। साधारण दर्शकों को हाजा क्षेत्र में पाए जाने वाले जो कंदमूल जो वो खाते हैं, बेर, बाओबाब पेड़ के फल, बाओबाब पेड़ होता है
उनके वहाँ पर भारी मात्रा में, उसके फल उनको भारी मात्रा में वहाँ पर प्राप्त होते हैं। बाओबाब पेड़ बहुत भारी विशाल पेड़ होता है, उसका तना ही बहुत बड़ा होता है, जिसके बीच में छोटी छोटी पाइप्स, जैसे हमारी नर्व्स होती हैं, हमारे शरीर में नसें होती हैं जो हमारे पूरे शरीर का खून पूरे शरीर में पहुंचाती हैं, तो ऐसे उसमें वो पाइप्स होती हैं छोटी छोटी छोटी, वो पेड़ की संरचना में ही है। तो वो क्या करती हैं, वो पानी सारा उसमें संचित कर लेती हैं, जमीन से भी वर्षा का सारा पानी। तो इस वृक्ष को लंबे समय तक पानी की आवश्यकता नहीं होती, जीवित रहता है ये। और इसके जो फल होते हैं वो हमें आसानी से दिखाई नहीं देते, लेकिन इनको बड़ी आसानी से दिखाई दे जाते हैं वो चीजें, और ये उनका संग्रहण करते हैं। इसके बावजूद भी ये अत्यंत सूखे के मौसम में भी उपलब्ध होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इनको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, पेड़ इतना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है कि उसको सूखे के मौसम में भी पानी की कोई कमी नहीं होती है। तो अगर बहुत सूखे का मौसम भी हो तो वहाँ पे बड़ी भारी मात्रा में इस पेड़ के फल उपलब्ध होते हैं। वहाँ वर्षा ऋतु के 6 महीनों में मिलने वाले खाद्य पदार्थ, मतलब एक सूखे का मौसम हो गया, एक वर्षा का मौसम हो गया। तो वर्षा के मौसम में मिलने वाले खाद्य पदार्थ और सूखे के मौसम में मिलने वाले खाद्य पदार्थ अलग अलग होते हैं। अगर हम वर्षा ऋतु में वहां जाएंगे तो हमें अलग खाद्य पदार्थ मिलेंगे, और सूखे के मौसम में जाएंगे तो हमें अलग खाद्य पदार्थ मिलेंगे। तो जैसे वर्षा से जो फल उगते हैं, जो वृक्ष उगते हैं, तो उनके फल हमें वर्षा ऋतु में मिलेंगे, और जो सूखे के मौसम में वृक्ष होते हैं, फल होते हैं, वो हमें सूखे के मौसम में प्राप्त होंगे। ठीक है, लेकिन इससे अभिप्राय क्या है कि 6 महीने वर्षा ऋतु और 6 महीने सूखे के मौसम में हमें खाद्य पदार्थ मिलेंगे, चाहे वो अलग अलग मिले हों। वहां पर कभी भी खाद्य पदार्थों की कमी नहीं होती है। यहाँ पर पाई जाने वाली 7 प्रकार की मधुमक्खियां शहद और सुंडियों को विशेष चाव के साथ खाते हैं। इनकी आपूर्ति मौसम के अनुसार बदलती रहती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सूखे का मौसम और वर्षा का मौसम, तो आपूर्ति बेशक से बदलती रही, लेकिन इनको खाने की या भोजन की कोई भी कमी नहीं होती। वर्षा के समय में इनके पूरे क्षेत्र में जल स्रोतों की कोई भी कमी नहीं होती, ये काफी मात्रा में प्राप्त होते हैं। लेकिन सूखे के मौसम में ज्यादातर इनमें से क्या होता है, सूख जाते हैं। इसलिए इस समय में ये अपना शिविर या अपना जो निवास स्थान होता है वो जल स्रोतों से 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं बनाते हैं। हाजा के क्षेत्रों में विशाल घास के मैदान हैं, लेकिन फिर भी ये वहां पर अपने शिविर नहीं बनाते। ये अपने शिविर कहाँ बनाते हैं, पेड़ों या चट्टानों के मध्य में, और या उन स्थानों पर जहां ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हों। हाजा लोगों की एक और विशेषता है कि वो वहाँ की जमीन और उससे प्राप्त होने वाले संसाधनों पर कभी भी अपना दावा नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, कहीं से भी फल, कंदमूल और शहद एकत्रित कर सकता है और पानी ले सकता है। उनके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ये नहीं कि ये मेरे घर के बाहर है तो ये मेरा है, ये तेरे घर के बाहर है तो ये तेरा, नहीं। वहाँ कोई भी कहीं भी रह सकता है, ना जमीन पर, ना संसाधनों पर, ना फलों पर, ना कंदमूल, ना शहद, ना मधुमक्खी, किसी चीज, पानी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी कहीं भी रह सकता है, कोई भी चीज प्राप्त कर सकता है। हाजा प्रदेश में भारी मात्रा में शिकार के जानवर उपलब्ध होते हैं। जैसे मैंने पीछे आपको नाम बताए थे सारे, तो भारी मात्रा में जानवर है, उनको जानवरों की भी कोई कमी नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या करते हैं कि अपना 80% भोजन जंगली साग सब्जियों से प्राप्त करते हैं और 20% भोजन मांस और शहद से प्राप्त करते हैं। मतलब क्या है कि जंगली जानवरों के भारी मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद भी वो अपना ज्यादातर भोजन, मतलब 80% भोजन वो किससे, साग सब्जियों से, और 20% भोजन मांस और शहद से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हाजा लोग अपने क्षेत्र में हर चीज का पूरा ध्यान रखते हैं। जानवरों का भी ध्यान रखते हैं कि जानवरों की कोई कमी ना हो, किसी भी चीज के ऊपर अपना हक नहीं जताते हैं, सबके लिए स्वतंत्रता है, मतलब कि एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये हमारा पूरा पहला अध्याय हो गया। समय की शुरुआत से या प्रारंभिक मानव किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते थे, वो हमें इसमें पूरी जानकारी प्राप्त हो गई है। धन्यवाद।